दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं बिलसपार की रहने वाली हूँ। ये कहानी मेरी बहन सबीना और मेरे भाई मन्नू गुजरा की है। काफी साल पहले की बात है, सन 2013। गर्मियों के दिन थे। मेरे दोनों भाई बहन कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। मेरे घर से थोड़ी ही दूरी पर इन दोनों का कॉलेज था। हमेशा की तरह ये दोनों कॉलेज गए हुए थे। कॉलेज ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो अक्सर पैदल ही जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन ये लोग कॉलेज गए हुए थे और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। कॉलेज से वापस आते वक्त गर्मी से परेशान होकर वापसी में ये एक पेड़ के पास आराम करने लगे। और ठीक है, जिस पेड़ के पास खड़े थे वो एक इमली का पेड़ था। और अक्सर आप लोगों ने सुना ही होगा कि दोपहर में कभी भी आम, इमली या पीपल के पेड़ के पास नहीं रहना चाहिए। खैर, ये लोगों को उतना मालूम नहीं था। ये दोनों के दोनों पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगे। इन्हें बैठे कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक सबीना के कान में कुछ खुसुर पुसुर की आवाज आने लगी। उसने मन्नू से कहा कि तुम्हें किसी चीज की आवाज सुनाई दे रही है? मन्नू ने कहा नहीं तो। ये बात सुनकर सबीना को ये लगा कि शायद उसका वहम होगा। सबीना ने कहा कि चलो घर चलते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, इस बात को आप अपने दिल में बैठा के रख लीजिए। और तो और सर ने इस बारे में पहले भी कई कहानियों में बताया हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब हम किसी सुनसान जगह पर होते हैं तो कभी ये नहीं बोलना चाहिए कि चलो चलते हैं। अक्सर कोई भी नेगेटिव एनर्जी या जो भी साया वहां होता है वो ना चाहते हुए भी हमारे साथ चल पड़ता है। बस उस दिन सबीना ने यही गलती कर दी। उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। ठीक, हम दोनों भाई बहन वहां से घर चलने लगे। सबीना ने चलते हुए अपने भाई से कहा कि भाई, मेरा कंधा मुझे बहुत भारी लग रहा है। मन्नू ने कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है, थकान के कारण लग रहा होगा। खैर, कुछ देर में हम घर पहुंच गए। मैंने अच्छे से मुंह हाथ धोया और हम खाना खाने बैठे। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि जो लड़की थोड़ा सा चावल खाती थी, आज उसने 2 प्लेट चावल खा लिया। घर के सभी लोगों ने सोचा कि शायद आज भूख ज्यादा लगी होगी। यही सोचकर किसी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर सबीना खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में सोने चली गई। सोते वक्त वो न जाने नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर घर के लोग ये सोचने लगे कि थकान बहुत ज्यादा हो गई है, चलो ऐसा होता होगा। अब सबीना जब शाम को उठी तो मैंने उससे कहा कि सबीना, चल हम लोग अपने आंगन में टहलते हैं। सबीना ने कहा ठीक है। हम लोग ठीक आंगन में पहुंचे तो पाया कि हमारे घर में 4 बिल्ली है। वो बिल्ली हम लोग ही पाले हुए हैं। लेकिन दोस्तों, उसी में से एक बिल्ली सबीना को देखकर चिल्लाने लगी। हमने सोचा कि अब इस बिल्ली को क्या हो गया, लेकिन बिल्ली को देखने के बाद सबीना भी गुर्राने लगी। एक बार को तो हमने ये सोचा कि शायद बिल्ली को डराने के लिए ऐसा कर रही है। हमने हंसते हुए सबीना से कहा कि लगता है तेरे ऊपर शैतान आ गया। हमने तुरंत ही बिल्ली को भगा दिया और हम लोग आंगन में टहलते हुए बातें कर रहे थे। उस वक्त एक अजीब सी गंध आ रही थी। मैंने कहा कि ये गंध कहां से आ रही है? और तो और हम इस गंध को काफी देर से नोटिस भी कर रहे थे। सबीना कुछ बोल भी नहीं रही थी। उसी वक्त मन्नू भी बाहर आया और बोलने लगा कि अम्मी, ये सड़ी सी गंध कहां से आ रही है? इतना कहते कहते उसने मजाक में सबीना की तरफ देखकर कहा कि जरूर ये इसी से आ रही है, ये नहाती भी नहीं है। सबीना ने गुस्से से मन्नू को देखा और कहा कि तू बहुत बोलता है, लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मन्नू एकदम सोच में पड़ गया और कुछ भी नहीं बोला। लेकिन हम लोग मन्नू से बात करने लगे। हम दोनों घर के अंदर आ गए। समय बहुत ज्यादा हो गया था। हम लोग घर में बैठकर ही बात कर रहे थे। उसी बीच मन्नू ने कहा कि सबीना, कि अम्मी अभी तक घर क्यों नहीं आई? हम तीनों जब बाहर निकले तो वो कहीं नहीं दिखी। ना वो घर के अंदर थी और ना बाहर। सब के सब परेशान हो गए क्योंकि अम्मी कभी भी कहीं नहीं जाती थी। हम लोग जब घर से थोड़ी दूर आगे निकले तो पड़ोस की आंटी ने कहा कि अरे, तुम लोग इधर जा रहे हो, लेकिन सबीना उधर कहाँ जा रही थी? उस वक्त आंटी मार्केट की तरफ से आ रही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं मार्केट से आ रही थी तो मैंने सबीना को उस तरफ जाते हुए देखा। आवाज भी दी। 1-2 बार आवाज लगाई तो उसने गुस्से में मुझसे कहा कि चली जा बुढ़िया, नहीं तो तेरा बहुत बुरा होगा। सच में बहुत बुरा लगा मुझे। आज तक सबीना ने कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की। मैं इस बात के लिए तुम्हारे घर आना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि तुम लोग बाहर ही मिल गए। दोस्तों, आंटी ने जो जगह बताई थी, हम लोगों ने वहां पहुंचने की पूरी कोशिश की। और तो और 5 मिनट में हम वहां पहुंच भी गए। हमने वहां पहुंचकर देखा
कि सबीना उसी इमली के पेड़ के पास बैठकर पेड़ की जड़ों से खुरेद कर कुछ खा रही थी। जब हम पास पहुंचे तो देखा कि वो छोटे छोटे कीड़े निकाल कर खा रही थी। ये सब देखकर हम लोग दंग रह गए। मन्नू ने तुरंत कहा कि ये सब तुम क्या कर रही हो। उसने इतना कहकर सबीना के कंधे पर हाथ रखा। सबीना ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा तो हमने पाया कि उसकी आंखें एकदम ऊपर की तरफ चढ़ी हुई थी और वो गुर्रा रही थी। उसने मन्नू को इतनी जोर की धक्का दिया कि मन्नू कुछ ही दूर पर जाकर गिर पड़ा। उसी वक्त मेरा बड़ा भाई वहां पर आ गया। कहने लगा कि जरूर ये किसी का साया है। उसने तुरंत ही कुछ पढ़कर सबीना की तरफ चिल्लाया। सबीना तुरंत ही थोड़ा शांत हुई और एकदम से बेहोश हो गई। हम जैसे तैसे उसे उठाकर घर पर लेकर आए। घर पहुंचने के बाद भाई ने बोला मैं किसी मौलवी को बुलाकर लाता हूं। थोड़ी ही देर में भाई ने घर पर आकर कहा कि अभी तो मौलाना जी नहीं है, मैं उन्हें कल लेकर आऊंगा। तब तक मैं कुछ पढ़कर इसके ऊपर फूंक मार देता हूं। दोस्तों, भाई ने कुछ मंत्र पढ़े और सबीना के ऊपर कुछ पानी के छींटे भी मारे। बस इसी के बाद से कहानी का मोड़ यहां चेंज हो जाता है। दोस्तों, बात ये थी कि ये किसी को मालूम नहीं चला कि सबीना को वो साया छोड़कर मन्नू के ऊपर आ चुका है। और ये सब तब हमें मालूम चला जब धीरे धीरे मन्नू का ड्रामा शुरू हुआ। हम बेवजह सबीना के ऊपर पड़कर दम कर रहे थे, लेकिन वो तो सबीना को छोड़कर मन्नू के ऊपर आ चुका था। सबीना को जब पानी के छींटे मारे गए तो वो उठकर बैठ गई और कहने लगी कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। हमने सोचा कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, सबीना अब ठीक है। पूरी रात भी आराम से निकल गई। हम सब इसी बारे में बात कर रहे थे। भाई ने कहा अगर सब कुछ ठीक ही है तो फिर मौलाना को बुलाने की जरूरत नहीं। पर तभी मन्नू जो हमारे पास बैठा हुआ था वो अचानक से उठकर भागकर रूम में चला गया। हमें लगा बेचारा डरा हुआ है। उस वक्त घर पे खाना बन रहा था और धीरे धीरे हम सब लोग घर के कुछ न कुछ काम कर रहे थे। मैंने मन्नू को देखा कि वो नहा कर आया और मेरा मेकअप बॉक्स खोलकर कुछ बाहर निकालने लगा। मैं बस चिल्लाकर बोलने ही वाली थी कि मेरा मेकअप बॉक्स क्यों खोल रहा है, लेकिन मेरे बोलने से पहले बाहर से अम्मी की आवाज आई। वो मुझे बाहर बुला रही थी, इसीलिए मैं बिना कुछ बोले ही चली गई। सच कहूं तो इसके बाद मैं भूल ही गई कि मन्नू मेरा मेकअप का सामान निकाल रहा था। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, इसके कुछ देर बाद जब मैं वापस उसी रूम की तरफ गई तो वाकई में एकदम दंग रह गई। मैंने देखा कि मन्नू एक लाल ड्रेस पहनकर शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रहा था। वो उस वक्त ठीक लिपस्टिक लगा रहा था। मुझे इतनी जोर से गुस्सा आया कि मैं जोर से चिल्लाई। मैं बस उसको थप्पड़ मारने वाली ही थी, लेकिन जब मैंने शीशे की ओर देखा तो पाया कि एक 50 साल की बूढ़ी औरत का चेहरा दिखा। वो देखने में इतनी डरावनी थी कि मैं जोर से चिल्लाकर भागती हुई बाहर आ गई। घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूछने लगे कि क्या हुआ। मैंने इशारा करके बताया तो सब रूम में देखने के लिए गए। सबके सब देखकर थर थर कांपने लगे। भाई तुरंत ही मौलाना को बुलाने चला गया। मौलाना साहब जब घर पर आए तब तक मन्नू मेकअप करके पलंग पर बैठा हुआ था। वो ठीक अपने आप में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। मौलाना ने कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन मन्नू बोलने लगा कि तू कुछ भी कर ले, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूं। मौलाना ने कहा कि मैं भी देखता हूं तू कैसे नहीं जाती। मौलाना ने कहा कि एक नीम का डंडा लेकर आओ। भाई तुरंत ही एक लकड़ी लेकर आया। मौलाना ने उस नीम के डंडे पर कुछ पढ़कर तुरंत ही एक डंडा मन्नू की पीठ पर जमा दिया। मन्नू उछलकर बोल पड़ा कि ठीक है, मैं जाती हूँ, हम थोड़ी अपने आप यहाँ आए हैं, यही लोग हमें बुलाए हैं। मौलाना ने पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कौन हो तुम। उसने कहा कि मैं सबाना हूँ, यही इमली के पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी ये लोग वहां पर आए और वहां आकर बैठ गए। मैंने इससे बात करने की कोशिश की और इसने मुझसे घर चलने को कहा। मौलाना ने एक बार गुस्से से छड़ी और उठाई और यकीन मानिए वो आत्मा उतने में ही गायब हो गई। मन्नू बेहोश हो चुका था और ठीक जब वो होश में आया तो खुद का ऐसा हाल देखकर घबरा गया। और जब उसको इन सब के बारे में मालूम चला तो वो एकदम से सुन्न रह गया। दोस्तों, इस बात को बीते कई साल हो गए, पर आज भी इस बात को याद करके मन्नू और सबीना पर सभी हंसते हैं। बाकी दोस्तों, अब आपको ये कहानी झूठ लगे या सच, ये तो सुनने के बाद खुद ही एहसास हो जाता है कि सच कि आखिर सच कहानी कैसी होती है और झूठी कैसी। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी फैजान खान की वाइफ की भेजी हुई कहानी, जो कि एक तरह से उसकी साली की कहानी है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा,
क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है। मैं सर के चैनल पर पहले भी कई कहानियां भेज चुका हूं और ठीक आज भी मैं आपको 2-4 किस्से सुनाना चाहता हूं। और आज का पहला किस्सा, जिसमें मैं, मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और उनका एक दोस्त जिसका नाम राकेश है, और ठीक हमारे मामू का लड़का जिसका नाम नदीम है, हम 5 लोग अपने पुराने घर, जो कि हमारे नए घर से पैदल चलकर लगभग 10 या 15 मिनट की दूरी पर है, ठीक वहां पर काम करने जाते थे। हमारे नए और पुराने घर के बीच में एक नदी भी पड़ती है। उस नदी के ऊपर एक पुल है जो कि लोगों की सहूलियत का जरिया है। ठीक एक रात हम लोग देर रात अपना कमरा बंद करके ठीक अपने घर की तरफ निकल दिए। समय 12 बजे का था और ठीक मेरे भाई का दोस्त राकेश, वो हमारे साथ ही काम किया करता था। जब भी कभी देर हो जाती थी तो वो अपने घर न जाके हमारे ही साथ हमारे घर पर चला आता था। खैर, ठीक हम लोग अपने घर की तरफ चल पड़े। हम यही कुछ 5 मिनट चले और वो पुल भी आ गया। ठीक उस पुल के पास 2 कब्रिस्तान और 2 मंदिर भी पड़ते हैं। अक्सर जब हम अपने पुराने घर से अपने नए घर की तरफ जाते हैं तो ठीक उस पुल से पहले एक कब्रिस्तान पड़ता है। उस कब्रिस्तान वाली सड़क के दूसरे किनारे पर एक मंदिर और मंदिर की दूसरी साइड एक सड़क है। उस सड़क के दूसरे किनारे पर एक कब्रिस्तान और पड़ता है जो कि पुल से थोड़ा दूर है। और बात करूं मंदिर की, तो मंदिर पुल के उस पार पड़ता है जो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। उस मंदिर और पुल के बीच बस एक सड़क का ही फासला है। तो ठीक जब हम लोग उस पुल के करीब पहुंचे तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि वो देखो, पुल की साइड कोई बैठा हुआ है। हम लोगों ने देखा तो सच में वहां पर एक आदमी पुल की साइड में लोहे की रेलिंग के पाइप थे, वो ठीक उसके ऊपर बैठा हुआ था। वो ठीक पुल की तरफ पीठ करके उस नदी की तरफ सर झुकाए बैठा था। और ठीक जो हमारे मामू का लड़का था, जो कि 12 या 13 साल का था, वो पुल की साइड उसी लोहे के पाइप को पकड़कर चल रहा था। इस पर मेरे बड़े भाई ने उसे अपनी तरफ पकड़कर खींच लिया। हम लोग ठीक उस बैठे हुए आदमी से आगे निकले ही थे कि तभी हमारे सामने एक स्कूटर वाला आ रहा था। मैंने उस स्कूटर की लाइट में देखा कि वो आदमी अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। शायद उस स्कूटर वाले ने भी उसे देख लिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, वो स्कूटर वाला इतनी तेजी से ले गया जैसे कि वो उड़ के निकला हो। इसके बाद जब हम लोग उस पुल से 2 कदम आगे ही निकले तो मेरे बड़े भाई ने पीछे बिना देखे ही मुझसे कहा कि शायद अब वो चला गया होगा। दोस्तों, मेरे भाई ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। उनको इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और एक रियल बात आपको बताऊं, जब हमने पीछे की तरफ देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। ये सब देखने के बाद मेरे भाई का दोस्त राकेश, वो तो डर ही गए। सच कहूं तो उन्हें तो रात को ही बहुत तेज बुखार आ गया। और तो और एक बात और, जब हमने अपने मामू के लड़के नदीम से पूछा कि तुझे रात को पुल पर क्या दिखा, तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखा। नदीम का घर भी हमारे नए घर के पास में ही है। बाकी दोस्तों, उस दिन के बाद से नदीम और मैं अंधेरा होने से पहले ही अपने घर पर आ जाते थे। दोस्तों, ये था मेरा पहला किस्सा। लेकिन इसी रास्ते के और भी किस्से हैं जो इस किस्से की ही तरह ही है, जिसमें कई बार हमारा इन चीजों से सामना हुआ है। लेकिन आज तक की बात है, कभी भी इन चीजों ने हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। बाकी सबसे बड़ी बात, मैंने इस कहानी में पुल, कब्रिस्तान, मंदिर, इन तीनों का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि आगे की कहानियों में आपको ज्यादा कुछ समझने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आगे की कहानियों में इस रास्ते के और भी किस्से हैं। तो ठीक दूसरा किस्सा भी इसी रास्ते का है। ये बात मेरी शादी के कुछ वक्त बाद की है। उस दिन बरसात का मौसम था। हम लोग अपने नए घर पर रह रहे थे। मेरे अब्बू, अम्मी, मेरी वाइफ और मेरे बड़े भाई शादी के बाद से ही हमारे पुराने घर पर रहने चले गए थे, जो ठीक उस पुल के पार था। वो घर हमारे दादाजी का है, जहां हमारे 2 चाचा अपने परिवार के साथ रहते थे, जिसमें से मेरे बड़े चाचा जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक उस पुराने घर में 2 कमरे हमारे भी हैं, जिसमें हमारे भाई भाभी रहते हैं। उस रात हुआ यूं कि मेरे बड़े भाई देर रात हमारे अम्मी अब्बू से मिलने घर पर आए। वो कुछ देर अम्मी अब्बू से बात करके अपने पुराने घर को चले गए। उन दिनों मेरे अब्बू की शारीरिक हालत ठीक नहीं थी, तो मेरे बड़े भाई अपने काम से फ्री होकर अब्बू से मिलने चले आते थे। जब बड़े भाई घर की तरफ निकले तो अम्मी ने कहा
कि घर जाकर फोन कर देना। वो हाँ कर सीधा बाहर की ओर निकल गए। उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। भैया ठीक अपनी बाइक से निकले थे। उनको अपने घर जाने में 5 से 10 मिनट का ही वक्त लगा होगा, लेकिन जब उनका फोन नहीं आया तो कुछ देर बाद अम्मी के कहने पर मैंने उन्हें फोन लगाया। उनका फोन नहीं लग रहा था। अम्मी को उनकी बहुत फिक्र होने लगी। मैंने लगातार कई बार ट्राई किया, लेकिन फोन नहीं लग रहा था। इसके बाद अम्मी ने मुझसे कहा कि इमरान अपनी गाड़ी निकाल, अपन चल के देखें। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैंने ठीक अपनी वाइफ से कहा कि अब्बू का ध्यान रखना, हम अभी भाईजान से मिलकर आते हैं। इतना कहकर मैं अम्मी को लेकर बाइक से निकल गया। रात हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा था, ऊपर से हल्की हल्की बारिश। हमें उस रास्ते पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। बाकी जैसा कि मैंने आपको पहली ही कहानी में बताया था कि उस पुल के पास एक हनुमान जी का मंदिर भी है, और उस मंदिर और पुल के बीच में बस एक सड़क का ही फासला है। जब तक हम उस मंदिर वाली साइड में थे तब तक वहां पर कोई नहीं था, पर जैसे ही हमारी बाइक पुल के बीच पर पहुंची तभी एक लड़का जो कि 20 से 22 साल का होगा, वो अचानक हमारे सामने आ गया। वो नंगे पैर था और नंगे बदन। उसने सिर्फ पैंट ही पहनी हुई थी। वो उस पुल से हमारे सामने से ऐसे निकलकर जा रहा था जैसे उसने हमें देखा ही नहीं। उसे देखकर अम्मी ने मुझे जल्दी चलाने का इशारा किया, पर मेरी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं। वो अपनी धुन में हिलता डुलता हमारे पास से निकलकर चला गया। दोस्तों, उस पुल से आगे जाकर ही ठीक उस कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। मैं ठीक उसे पैदल ही अपने पुराने घर तक ले गया। वहां पहुंचकर अम्मी ने मेरे बड़े भाई से कहा कि कब से फोन लगा रहे हैं, फोन क्यों नहीं लग रहा? और तो और तुझे मैंने कहा था फोन करने के लिए, लेकिन तूने भी नहीं किया। हमें चिंता हो रही थी, इसीलिए हमें यहाँ आना पड़ा। भाई ने कहा कि मैं फोन लगाना भूल गया था। खैर, कुछ देर बाद मैंने कहा मेरी गाड़ी बारिश के कारण बंद हो गई है, मुझे आप अपनी गाड़ी दे दो। भैया ने कहा मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तू चाचा की गाड़ी ले जा। मैंने चाचा से गाड़ी की चाबी मांगी और फिर मैं और अम्मी हम दोनों अपने घर की तरफ निकल गए। हमने उस रात उस बात के बारे में नहीं बताया जो कि थोड़ी ही देर पहले हमारे साथ हुई थी। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताऊं, मुझे मेरी अम्मी के साथ कहीं पर भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी अम्मी ने इस्लाम धर्म की बहुत सी कहानियां पढ़ी हुई है, खास करके कुरान पाक। सच कहूं तो अगर उस रात मेरी अम्मी मेरे साथ ना होती या फिर उनकी जगह कोई और होता तो शायद उस रात मैं दोबारा उस पुल से नहीं निकलता। खैर, जब हम वापसी में उस पुल से निकले तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी ठीक पुल की दीवार के आड़ में बैठा है। वो ठीक नदी की तरफ मुंह करके बैठा है। उस रात वो सिर्फ मुझे ही दिखा था, क्योंकि वो मेरे सीधे हाथ की तरफ बैठा था, जिस तरफ अम्मी की पीठ थी। अम्मी उसे नहीं देख सकी, और इसी के बीच एक काम और हुआ जिसकी खबर मुझे नहीं हुई। ठीक जब हम दोनों घर पर आए तो अम्मी ने मुझसे कहा कि आते वक्त तुझे पुल पर क्या लगा? मैंने कहा पुल की साइड में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। अम्मी ने मुझसे कहा कि मैंने तो नहीं देखा। मैंने कहा अरे वो दीवार की आड़ में था, इसलिए तुम्हें नहीं दिखा। पर अम्मी ने मुझसे ये कहा कि क्या तुझे कोई आवाज नहीं आई? पर अम्मी ने मुझसे कहा कि जब गाड़ी पुल पर थी तो एक इतनी जोर की आवाज आई जो कि बहुत भयानक थी। वो आवाज किसी लड़की की थी। मैंने वहां इसीलिए नहीं बोला क्योंकि कहीं तू डर ना जाए। मैंने अम्मी से बस इतना ही कहा कि मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे ऐसी किसी भी चीज से डर नहीं लगता। और तो और दोस्तों, इसके दूसरे दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया था। बाकी दोस्तों, अब मैं आपको अपनी तीसरी कहानी सुनाता हूँ। कहानियों में जिस पुल का जिक्र पहले की मैंने 2 कहानियों में किया है, तो ठीक वो पुल से आने से पहले, मतलब मोटा मोटी पुल से आने से पहले एक दूध की डेयरी पड़ती है। मगर वो डेयरी आजकल डेयरी जैसी बिल्कुल नहीं लगती। वो एक पुराने जमाने की डेयरी है। बाहर एक छोटा सा कमरा, अंदर एक बड़ा सा आंगन जिसमें कई सारी भैंसें भी थी। पर पता नहीं क्यों वो डेयरी वाला अचानक ही अपनी सारी भैंसें और वो दुकान बेचकर चला गया। उस दुकान में कई सालों तक ताला लगा रहा और ठीक उसके मेन गेट पर जाली वाला शटर लगा था जो कि दोनों तरफ से सरकाने वाला होता है। ऐसे ही एक रात की बात है, मैं और अम्मी किसी डॉक्टर के यहाँ गए थे। लगभग 8 बजे का समय था। हम उस वक्त डॉक्टर के वहां पर ही थे। उस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरी बाइक बाहर खड़ी उस बारिश में भीग रही थी। और अक्सर मेरी गाड़ी में एक दिक्कत हो जाती है, जब भी बारिश का पानी करंट सप्लाई की प्लग में जाता है
तो वो अचानक बंद पड़ जाती है। ठीक उस रात भी यही हुआ। जब हम डॉक्टर के यहाँ से निकले तो मैंने अपनी गाड़ी चालू करने की नाकाम कोशिशें की। बात घूम फिर कर वही हुई, वो गाड़ी चालू ही नहीं हुई। उस वक्त कोई ऑटो वाला भी नहीं दिख रहा था जिससे मैं अपनी अम्मी को उस ऑटो से अपने घर भिजवा सकूं। पर उस रात मैंने देखा कि वहीं पास एक मेडिकल पर मेरे चाचा के लड़के का साला बैठा था जिसका नाम शाहरुख है। मैंने तुरंत उसे आवाज लगाई। मैंने उसे कहा कि अगर तुम अपने घर की तरफ जा रहे हो तो अम्मी को थोड़ा आगे तक छोड़ देना। उसने मुझसे तुरंत कहा कि आपके पास गाड़ी है तो सही। मैंने कहा मेरी गाड़ी बंद पड़ चुकी है। उसने कहा ठीक है मैं छोड़ दूंगा। मैंने अम्मी को उसके साथ बैठा दिया और मैं ठीक गाड़ी को धकेलते हुए चल रहा था। इसके कुछ ही देर चलने के बाद मुझे वो दोनों एक जगह खड़े दिखाई दिए। मैंने उनके करीब जाकर कहा कि क्या हुआ। अम्मी ने कहा कि आगे रास्ता बिल्कुल सुनसान है, हम सब साथ में ही चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। इस पर शाहरुख ने कहा कि चलो ठीक है फिर मैं निकल जाऊं। मैंने कहा ठीक है भाई तुम जाओ, हम धीरे धीरे आते हैं। दोस्तों लगभग 1 घंटे तक चलकर हम अपने पुराने घर की तरफ से होते हुए अपने नए घर की तरफ पहुंचे। रास्ते में वो कब्रिस्तान आया जो कि उस रास्ते के पुल के पास पड़ता है और ठीक पुल को पार करके वो पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर पे आया। उस मंदिर से थोड़े आगे चल के वो दूध की डेयरी आई जो कि कई सालों से बंद पड़ी थी। उसके अंदर खूब बड़ी बड़ी जंगली घास खड़ी थी। अब जैसे ही हम ठीक जब उस बारिश की अंधेरी रात में उस डेयरी के सामने से गुजरे तो मेरी बाइक को एकदम से एक झटका लगा, जबकि मैं बाइक को पैदल ही धकेल रहा था। यकीन मानिएगा मेरी बाइक पूरी तरह से हिल गई, लेकिन मैं चुपचाप चलता ही रहा। और ठीक जब हम घर पहुंचे तो 12:15 हो चुके थे। हमारे कपड़े भी थोड़े बहुत गीले हो गए थे। इसके बाद हमने कपड़े बदले और मैं चुपचाप सो गया। दोस्तों उस रात के अगले दिन सुबह अम्मी ने मुझसे कहा कि रात को आते वक्त वो पुरानी डेयरी के पास गाड़ी जोर से हिली थी। मैंने अम्मी से कहा हाँ हिली तो थी। इस पर अम्मी ने मुझसे कहा मैंने ही जोर से धक्का दिया था क्योंकि अम्मी गाड़ी को पीछे से पकड़कर चल रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि तुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। मैंने कहा नहीं मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। अम्मी ने कहा कि उस पुरानी डेयरी के शटर के पास अंदर की तरफ एक औरत लाल साड़ी पहनी खड़ी थी। वो ठीक बाहर की तरफ ही देख रही थी, इसीलिए मैंने जल्दी चलने को गाड़ी में धक्का मारा था। मैंने कहा वो डेयरी तो कई सालों से बंद है तो फिर उसमें औरत का क्या काम। इस पर अम्मी ने कहा कि वो औरत नहीं थी, वो कुछ और ही था जो सिर्फ एक औरत की सूरत में खड़ा था। मैंने कहा फिर तो ठीक है, अच्छा वो मुझे नहीं दिखी। अम्मी ने मुझसे कहा कि आज के बाद कभी भी इतनी रात को अकेले नहीं आना। बाकी दोस्तों अब वो डेयरी एक अच्छे घर में बदल चुकी है, उसके अंदर लोग भी रहते हैं। लेकिन एक बात है, मैं आपसे सच कहता हूं, मुझे आज भी ज्यादा रात को उसके सामने से निकलने में डर लगता है क्योंकि उसके बाहर वाले गेट पर आज भी वैसा ही सरकाने वाला शटर है। बाकी मालूम नहीं कि वो शटर नया है या पुराना, मगर एहसास वही होता है। बस यही थी मेरी 3 कहानियां। धन्यवाद। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी इमरान खान की 3 कहानियां जो कि एक ही जगह और एक ही लोकेशन से जुड़ी हुई थी। बाकी मैं इनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने हमारे चैनल के लिए पहले भी कई कहानियां भेजी है। मैं इनकी मेहनत और मेरे लिए कुछ समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। दोस्तों मेरा नाम राज है, मैं महाराष्ट्र पुणे से। दोस्तों मेरे 10th के एग्जाम होने के बाद हम 3 दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया। हमने सोचा कि पुणे में एक हॉरर जगह है रेंज हिल्स, हम वहां रात को 1 से 3 बजे के बीच में जाएंगे। हम सबने अपने घर में ये बहाना बनाया कि हम एक दोस्त के घर पर सोने वाले हैं। सबने अपने अपने घर पर झूठ बोला और हम रात को 10 बजे अपने एक दोस्त के घर पर गए। हमने उस दिन नॉनवेज खाया था। हम ठीक 12 बजे वहां से निकले। हमें तकरीबन 1 घंटा तो वहां पर पहुंचने में ही लग गया। जैसे ही हम वहां पहुंचे तब तक रात के 1 बज चुके थे। हम सब के सब अपनी मस्ती में यहाँ से वहां एक्सप्लोर कर रहे थे। इतने में ही हमने देखा कि वहां कुछ ही दूरी पर एक ब्रिटिश के टाइम का ग्रेवयार्ड था। ये उनका ग्रेवयार्ड था जो सोल्जर वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए थे। हमने जैसे ही वहां पर जाने की सोची तो हमारे एक दोस्त ने मना कर दिया। कहने लगा कि भाई वहां नहीं जाना चाहिए, हो सके तो इस जगह को दूर से ही देख लो, लेकिन उसके पास नहीं जाना। हमने अपने दोस्त का मजाक उड़ाते कहा, अरे तू कितना डरपोक है, ऐसे डरेगा तो तुझसे शादी कौन करेगा।
इसके बाद हमने हमारी स्कूटी साइड पे लगाई और हम वहां जाने लगे। एक बार मैंने नजर पूरी रोड पर दौड़ाई। वहां पर दूर दूर तक एक इंसान तो क्या, कोई कुत्ता तक नहीं था। मैंने हर चीज को इग्नोर किया और हम जैसे ही आगे की तरफ गए वैसे ही अचानक हमें इतनी गर्मी लगने लगी कि क्या ही बताऊं, जबकि हमने सर्दियों के कपड़े पहने हुए थे। नहीं मालूम वहां पहुंचने के बाद हमें भारी भारी सा लग रहा था। मेरा एक दोस्त वहां पास में एक कब्र के पास जाकर बोला कि भाई मेरी यहाँ पर एक फोटो तो ले लो, बाकी दोस्तों को भी तो दिखानी है। दोस्तों मैं जैसे ही उसकी फोटो लेने लगा तो मैंने देखा कि उसके पीछे की कब्र पर अचानक से बहुत सारे फ्लावर आ गए। यकीनन मैं उस चीज को देखने के बाद डर गया, लेकिन मैं मेरे दोस्तों के साथ था, इसीलिए वो चीज मजाक में टल गई। और तो और जैसे ही हम अंदर घूम रहे थे तो हमने वहां पर एक ऐसी कब्र देखी जिसको देखकर ही लग रहा था कि ये कोई राजा की कब्र है। एक बार को तो मैं उसको देखकर डर गया, और तो और मेरा एक दोस्त भी बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि वो कब्र देखने में बहुत ही डरावनी दिख रही थी। दोस्तों क्या ही बताऊं, वो जोर से हंसने लगा और उस कब्र के ऊपर लेट गया। पर दोस्तों जैसे ही वो लेटा तो अचानक से वो एकदम शांत हो गया। हमने उसे कई बार आवाज लगाई कि भाई चल यहाँ से, हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। 2-3 मिनट तक तो मानो ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। वो वहां से हिल भी नहीं रहा था। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो अचानक से उठा और तेजी से भागने लगा। उसको देखकर हम भी ठीक उसके पीछे पीछे भागे। वो ठीक सीधा स्कूटी के पास जाकर ही रुका। हम तुरंत उसके पास पहुंचे और हमने उससे कहा कि क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों डरा रहा है, ऐसा क्या हो गया। उसने कहा कि मैं जिस कब्र पर लेटा हुआ था और जहां से लेटे लेटे मैं तुम्हें देख रहा था, ठीक तुम्हारी कब्र के पीछे मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया जो कि ठीक तुम्हारे साथ खड़ा था। बस इसीलिए डर के मारे मैं चुप हो गया था। दोस्तों इसके बाद हम जल्दी से वहां से निकल गए। हमें लगा कि ये सब कुछ अब खत्म हो गया, अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। पर किसे मालूम था कि कहानी तो अब शुरू हुई है। खैर घर पहुंचने के बाद हमें सब कुछ नॉर्मल लगा। हम तीनों डरे हुए थे। घर आने के 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, मानो तूफान के पहले की शांति हो। धीरे धीरे हम उस चीज को भी भूल गए थे। लेकिन 2 दिन के बाद हमारा वो दोस्त जो कि कब्र पर लेटा था, उसका नाम सौरभ है, वो एक दिन अपने किसी रिलेटिव के वहां गया हुआ था। पर पता नहीं वो जैसे ही उनके घर में गया तो जाते ही एकदम से चिल्लाया और बेहोश हो गया। उस वक्त उसके घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बस उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि इसको क्या हुआ है हमें अभी तो नहीं पता। पर दोस्तों मेरे दोस्त को उसको तकरीबन 1.5 घंटे बाद होश आया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ था तो वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला कि आप लोग मुझे कुछ मसालेदार खिलाओगे। सबको यही लगा कि अभी अभी तो उठा है इसीलिए कुछ भी बोल रहा है, लेकिन दोस्तों ये वो नहीं, उसके अंदर की चीज बोल रही थी। दोस्तों उनके घर के पास में रहने वाले एक अंकल थे। उन अंकल ने जैसे ही उसको देखा तो उन्हें पता चल गया कि इसके ऊपर कुछ न कुछ हुआ है। जैसे ही वो घर पर आए तो उन्होंने बड़े ही चालाकी से उससे पूछा कि और भाई कब से भूखे हो और कहां से आए हो। ये सुनते ही मेरा दोस्त सौरभ उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और उनकी बात टाल के उन्हीं के ही किचन में जाकर आटा लेकर बाहर आया। उसने अपने मुंह पर आटा डाला और कहने लगा कि चलेगा मेरे साथ, मैं जहां से आया हूं, बोल। इतना कहकर वो हंसने लगा। वो हंसते हंसते ये कहने लगा कि मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन का मेहमान हूँ, उसके बाद मैं और ये लड़का यहाँ से चले जाएंगे। बस तू 2 दिन के लिए शांति से रही हो, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना कहने के बाद वो उसके घर से बाहर आ गया। वो अपने घर जाने के बाद बेड पर ऐसे बैठा जैसे कि कोई राजा हो। ये सब देखकर उसकी मां रोने लगी। उनका तो मानो जैसे दिल ही टूट गया हो। उन्होंने हमें कॉल किया। हम सभी के सभी दोस्त अपने दोस्त के घर पर पहुंचे। हम सब ने आंटी को सब कुछ सच सच बता दिया। आंटी इतने गुस्से में थी कि उन्होंने 1-2 थप्पड़ तो मुझे भी मारे। इसके बाद वो समझ चुकी थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे एक बाबा को बुलाया। बाबा को घर आने में शाम हो गई और वो जैसे ही पूछने वाले थे कि तभी वो हंसते हुए रूम से बाहर आया और कहने लगा कि आज मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन निकालेगा। इतना कहकर वो वापस रूम में चला गया। खैर बाबा जैसे ही घर पर आए तो बाबा के साथ एक और इंसान भी था। बाबा के साथ उनका कोई स्टूडेंट भी आया था। उन्होंने आते ही बिना समय गवाए अपने स्टूडेंट को उस रूम में भेजा जहां पर सौरभ था। बाबा का स्टूडेंट जैसे ही वहां पर गया तो एकदम से ऐसी आवाज आई जैसे सारे घर की लाइट चली गई। वो स्टूडेंट 1 मिनट बाद उस रूम से बाहर आया।
उसने चुपचाप बाबा के कान में कुछ कहा। बाबा ने घर वालों से कहा कि हमें माफ कीजिए, इस शक्ति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मगर वो चाहते थे ये बोले कि मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा। बाबा जब अकेले बाहर गए तब तक उनका स्टूडेंट हम लोगों के साथ ही था। 1 घंटे बाद बाबा अपने साथ किसी ज्ञानी को लेकर आए थे। उनको देखकर सौरभ और जोरों से हंसने लगा, कहने लगा कि अच्छा तू भी आ गया। ये कहकर वो हंसने लगा। बाबा तुरंत ही उस कमरे के अंदर गए और रूम का दरवाजा बंद हो गया। 15 मिनट तक माहौल घर का एकदम शांत रहा। इसके बाद जब बाबा बाहर आए तो कहने लगे कि मुझे इस बच्चे के 9 जोड़ी कपड़े और 1 जोड़ी जूते चाहिए। ये सब हमें अगले 25 मिनट में जलाना होगा, वरना ये आत्मा इस बच्चे को लेकर ही जाएगी। इस बच्चे ने जाने अनजाने में एक बहुत ही दुष्ट आत्मा को जगा दिया है, जो कि बरसों से सो रही थी। जल्दी से बाबा ने वो सब किया, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ देर के लिए ही है। बाबा ने दोस्त को धागा दिया और कहा कि इसे अगले 9 दिन तक पहनना। साथ ही उन्होंने एक ताबीज भी दिया और कहा कि इसको हमेशा अपने पास ही रखना, कभी मत उतारना। जाते जाते बाबा ने ये भी कहा कि ये लड़का अब जिंदगी भर मांस मच्छी नहीं खा सकता। ये किसी भी नॉनवेज चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अगर इसने किसी भी ऐसी चीज को हाथ लगाया तो वो आत्मा फिर से वापस आ सकती है। इतना कहने के बाद बाबा वहां से चले गए। हमारा दोस्त सौरभ अपने रूम में बेहोश पड़ा था। आप यकीन नहीं करोगे, वो अगले दिन होश में आया। वो खुद को बहुत कमजोर फील कर रहा था। घर वाले उसको हर मंदिर लेके गए जहां जहां तक वो जा सकते थे। 7 दिन के बाद सौरभ की कंडीशन ठीक हो गई। और तो और हमें एक बात और पता चली कि जिस पंडित ने हमारी मदद की थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब सुनने के बाद हम सब बहुत डर गए। समय कुछ ऐसा हो गया था कि सौरभ के पेरेंट्स उसे कभी भी बाहर नहीं छोड़ते थे। और तो और अब हमारा सौरभ के साथ ज्यादा कांटेक्ट भी नहीं रहा। बाकी दोस्तों, ये थी मेरे एक दोस्त की कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है। मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोल के प्लीज कभी भी ऐसी जगह पर मत जाना। क्या पता 2 पल की मस्ती जान दे के चुकानी पड़े। बाकी मैं सर का बहुत आभार मानता हूँ अगर वो ये स्टोरी जल्द से जल्द अपने चैनल पर सुनाए। मेरे पास और भी कई कहानियां हैं जिसे मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी ऋतुराज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लवी आडीवाल है। मेरे खुद के एक फॉलोवर ने रक्त पिशाच की स्टोरी भेजी है। पहले मैं फॉलोवर्स को ये बता दूं कि रक्त पिशाच का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जहां तक मैंने स्टडी किया है तो पाया है कि रक्त पिशाच महाभारत के टाइम से पुराणों में लिखा है। पांडवों की तरफ से रक्त पिशाच लड़े थे। रक्त पिशाच एक जाति हुआ करती थी जो कि लोगों का खून पी जाती थी। इनके अंदर अपार शक्ति होती है। ये ब्रह्म राक्षस को भी हरा सकते हैं। ये महादेव जी के गणों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और ठीक जो रक्त पिशाच महाभारत काल में मरे थे, तांत्रिकों ने उन्हें सिद्ध किया था सिर्फ अपना काम निकालने के लिए। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए जब कोई साधक मरता है तो रक्त पिशाच उसकी पकड़ से छूट जाता है। अक्सर इनका वास जंगलों में सुनसान दलदली इलाकों में होता है। इनमें कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे। और तो और गुलाब के बगीचों में भी इनका वास होता है। पर एक बात है, ये बिना वजह किसी को तंग नहीं करते। और तो और इनको सिद्ध करने वाले लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं। गंगा जल, ताबीज, इन चीजों से इनका कुछ नहीं होता। ये सब एक मिथ है, वहम है। इनके पास बहुत पावर होती है जो कि कुछ भी कर सकते हैं। ये किसी का भी रूप ले सकते हैं और ये आपको सम्मोहित कर सकते हैं। खैर, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था अमन, जो जंगल में कैंपिंग करने गया था। वैसे अमन हिमाचल प्रदेश ऊना डिस्ट्रिक्ट से है। वो और उसके दोस्त जंगल में दारू पीते हैं, खूब एंजॉय करते हैं। इतने में उनका एक दोस्त वॉशरूम करने थोड़ी दूर चला जाता है। वो ठीक एक बरगद के पेड़ के नीचे वॉशरूम कर देता है। कहते हैं कि उस पेड़ पर रक्त पिशाच का वास था। खैर, वो वहां से वापस आने के बाद पूरी रात सब मस्ती करते हैं। फिर कुछ ही देर बाद धीरे धीरे सब सो जाते हैं। 1-2 घंटे के बाद रात को ठीक 2 बजे उसको एक आवाज आती है, जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। उसको टेंट में से एक परछाई दिखती है, ठीक किसी आदमी की, जिसकी हाइट लगभग 7 फीट की होगी। अमन को एक ही बात का डर था कि कहीं पुलिस ना हो, क्योंकि जंगलों में कैंपिंग करना मना होता है। पर खैर, वो जैसे ही बाहर जाता है
तो बाहर कोई नहीं होता। वो ठीक अपनी टॉर्च ऑन करके देखता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। देखते ही देखते वो ठीक उसी पेड़ के नीचे चले जाता है जहां उसने वॉशरूम किया था। उस वक्त अमन को कुछ पत्ते गिरते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पत्तों के अलावा उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अमन उस पेड़ के सामने खड़ा होकर कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, खामखा मुझे बिना बात के ही डरा दिया। लेकिन वो जैसे ही अपना मुंह नीचे करता है तो उसे अपने आगे एक परछाई खड़ी दिखती है। वो उसे देखकर इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज सुनकर बाकी उसके दोस्त भी वहां पहुंचते हैं। नजारा देख एक लड़का तो डर के मारे बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे अमन के बाकी दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं। तब तक रक्त पिसाच चला जाता है। जिसने वो माहौल देखा था वो सब बस भूत भूत के अलावा और कुछ नहीं बोल रहे थे। खैर दोस्तों, ठीक सुबह के 4 बजे सबके सब अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अमन के दोस्त को जब तक होश आता है तब भी होश में वो एक ही बात बोल रहा था, भूत भूत। इतना कहकर वो दोबारा बेहोश हो जा रहा था। तो उसके घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसे क्या हो गया है। हमने इसे कितनी बार मना किया है कि रात को ऐसे बाहर मत जाया कर। अमन पास में बैठकर दोस्त के घर वालों को दिलासा दे रहा था कि आंटी कुछ नहीं है, इसने कोई जानवर देख लिया था, एकदम से डर गया। लेकिन दोस्तों, अमन जानता था कि ये कोई जानवर नहीं था। अगले दिन घर वालों ने किसी बाबा को बुलाया। अमन भी उनके घर पर था। बाबा ने घर वालों को कहा कि उसके कुछ बाल काट कर लाओ। बाबा ने अपनी विद्या से पता लगाया कि इसके पीछे रक्त पिशाच पड़ा है। वो इससे नाराज है क्योंकि शायद इसने कोई गलती की है और उसे गुस्सा आ गया है। घर वाले सुनकर एकदम हक्का बक्का रह गए। दोस्त की माँ बाबा के चरणों में गिर गई। वो फूट फूट कर रोने लगी कि आप मेरे बेटे को बचा लो। लेकिन बाबा ने साफ साफ मना कर दिया। कहने लगे कि इसको रोकना मेरे बस की बात नहीं है। बाबा चुपचाप घर से चले गए। उस रात अमन भी वापस अपने घर चला गया। लेकिन जब वो सुबह दोबारा लौटा तो उसने देखा कि उसके दोस्त का पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। मानो देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। आंटी ने कहा कि पूरी रात भर चिल्ला रहा था, इसके मुंह से कई बार खून भी निकल रहा था। हम जैसे ही इसे देखने गए तो ये अपने बेड के नीचे चला गया था। पिताजी ने बहुत डांट लगाई, कहने लगे कि ये क्या नाटक है, जल्दी से बाहर आ। ये गुस्से में बाहर आया और पिताजी का गला पकड़ लिया। कहने लगा कि तू कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला, मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। इसने मेरे घर को गंदा किया है, इसे इसकी सजा मिलेगी। वो तो इसके पिताजी ने किसी तरह अपना गला छुड़वाया और रूम से बाहर चले गए। पिताजी तुरंत ही किसी मुस्लिम बाबा को घर पर लेकर आए। बाबा ने देखते ही पहचान लिया कि इसके ऊपर रक्त पिशाच का साया है। बाबा बस रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही ठीक रात को कमरे से गुर्राने की आवाज आती है तो बाबा तुरंत ही कमरे में जाते हैं। अंदर कमरे में कोई नहीं था। बाबा ने तुरंत बेड के नीचे देखा, उन्हें ठीक रक्त पिशाच दिखाई दिया। बाबा ने अपनी माला निकाली और कुछ कलमा पढ़े, लेकिन रक्त पिशाच को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बाबा ने बाहर से ही पूछा कि क्यों तंग कर रहा है इस बच्चे को। उसने कहा कि इसने मेरे घर को गंदा किया है और मैं इसे माफ नहीं कर सकता। बाबा ने कई बार पूछा कि तुझे क्या चाहिए इसे छोड़ने के लिए, लेकिन वो पिशाच बस गुर्राया जा रहा था। बाबा तुरंत ही कमरे से बाहर आते हैं। वो कहते हैं कि इसको मस्जिद ले जाना होगा। दोस्तों, रातों रात उसका शरीर ढांचा बन गया था। सुबह जब सबने देखा तो कमरे में खून बिखरा हुआ था। वो उस वक्त सो रहा था। उसको इसी हालत में बाबा के पास लेकर गए। बाबा ने अपना कुछ काम करके एक ताबीज दिया और इसको पहनने को कहा। बाबा ने कहा कि अब इसके बाद रक्त पिशाच इसके शरीर में नहीं आएगा। बाकी साथ के साथ किसी डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ, इसके शरीर का सारा खून सूख चुका है। अमन बाबा को उसी पेड़ के पास लेकर गया। बाबा ने कहा कि हमें यहाँ पर एक बकरा बांधना होगा। दोस्तों, अमन को यह मालूम नहीं था कि बाबा ने ये सब कुछ क्या किया, लेकिन उस दिन के बाद से वो रक्त पिशाच उसके शरीर में कभी नहीं आया। दोस्तों, आज भी उस लड़के का इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल में खून की कमी होने के कारण उसकी एक किडनी खराब हो चुकी है। मोरल ऑफ द स्टोरी, सुनसान जगहों या जंगलों में ऐसे नहीं जाना चाहिए। आपने देखा कि उसकी एक गलती से उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। बाकी दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी कहानियां जरूर पसंद आई होगी। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।